सखी सहेली। सखी सहेली। विविध भारती सुनने वालों को, हमारे सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। हम मेरे साथ हैं आरती। आरती, आपको भी नमस्कार। चंचल, आपको और सभी सखियों को और सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली के मंच पर हम आ चुके हैं। सखी सहेली। सखी सहेली। विविध भारती सुनने वालों को, हमारे सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। हम मेरे साथ हैं आरती। आरती, आपको भी नमस्कार। चंचल, आपको और सभी सखियों को और सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली के मंच पर हम आ चुके हैं ढेर सारी बातें लेकर अपने श्रोताओं के साथ जो हमें करनी है। बिल्कुल चंचल, और देख के लग रहा है कि कितनी ज्यादा आप उतावली हो रही हैं, उत्साहित हैं बात करने के लिए श्रोताओं से। क्या है ना आरती, अभी तक त्योहार के माहौल में हम सब डूबे हुए थे। लग ही रहा है कि मतलब बस त्योहार निकल गया तो थोड़ा सा उदासी भी लगी कि अब त्योहार चले गए। हाँ। अब कौन सा त्योहार, अब क्या करना है। क्योंकि क्या होता है ना, दिवाली 4 ढेर सारी बातें लेकर अपने श्रोताओं के साथ जो हमें करनी है। बिल्कुल चंचल, और देख के लग रहा है कि कितनी ज्यादा आप उतावली हो रही हैं, उत्साहित हैं बात करने के लिए श्रोताओं से। क्या है ना आरती, अभी तक त्योहार के माहौल में हम सब डूबे हुए थे। लग ही रहा है कि मतलब बस त्योहार निकल गया तो थोड़ा सा उदासी भी लगी कि अब त्योहार चले गए। हाँ। अब कौन सा त्योहार, अब क्या करना है। क्योंकि क्या होता है ना, दिवाली 4-5 दिन चलने वाला उत्सव है। उसके बाद फिर छठ पूजा, वो भी 3-4 दिन तक चलता है। तो ये उत्सवी माहौल जो है, या त्योहार का जो एक माहौल था, वो लगभग अब खत्म हो गया। और लगभग सभी अपने कामों पर वापस या तो लौट रहे हैं, लौट चुके हैं। तो कुछ दिन जो है ना, वो बड़े उदासी भरे से बीतते हैं। और उन दिनों को याद करके ना, कभी कभी खुश हो जाते हैं, कभी कभी उदास भी हो जाते हैं। उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि हम जब चाहे वो त्योहार है, हर दिन त्योहार है। अगर हम देखें तो हर दिन त्योहार की तरह मना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बस खुश रहना चाहिए। तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी इस चीज से किस तरह से संबंध बिठा पाते हैं अपना, कि अब त्योहारों के बाद में, लंबी छुट्टी के बाद में, जब वो वापस काम पर लौटे हैं, सखियां भी, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम होता है रसोई घर में। जरूरी नहीं अब घर से बाहर जाके भी काम करें, घरों में रहकर भी बहुत सारा काम बढ़ जाता है। खूब पकवान बने। अब रसोई का जो बहुत सारा काम था, साफ सफाई का जो बहुत सारा काम था, अभी वो भी सब पूरा हो गया है। तो थोड़ी सी फुर्सत उन्हें भी मिल गई है। और घर जब खाली खाली हो गया मेहमानों से, तो वो सूनापन उन्हें भी खरता होगा। तो अब वो किस तरह से अपनी दिनचर्या में वापस लौट रही हैं, जो काम पर बाहर जाने वाले हैं वो भी, और जो घर में रहते हैं वो भी। बच्चे भी स्कूल लौट रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस भी पुनः खुल गए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जरूर हमें वो लिखकर भेजें। बिल्कुल बताएं। और चंचल, आज वो भी बता देते हैं ना हम लोग क्या क्या विषय लेकर आए आज। बिल्कुल, एक तो विषय यही है कि जब त्योहारों की लंबी छुट्टी के बाद में अपनी दिनचर्या में हम वापस लौटते हैं, तो वो अनुभव उनके साथ में कैसा रहता है, या किस तरह से इस चीज को वो उनके साथ में अपना संबंध बिठा पाते हैं, इसमें बात करेंगे। ठीक है। और एक और विषय हम लेकर आए, सर्दियों की दस्तक, या आप जो बदलता मौसम है, हाँ, है ना, उसकी दस्तक। तो किस तरह से बदलता मौसम जो है वो सेहत पे हमारी असर डालता है, उसके बिल्कुल। कभी कभार लगता है कि दिन में तो गर्मी लग रही है और रात को एकदम से बहुत ठंडक हो जाती है। और कुछ दिनों से जो बादल मंडराए हुए हैं, कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हो रही है, इससे कहीं कहीं ठंड बहुत बढ़ रही है, लेकिन हर जगह ठंड नहीं भी बढ़ी है। तो जो बदलता मौसम है, कई बार बीमारियां भी ले आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ना कभी कभी जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। हाँ। और फिर वापस धूप निकल आती है तो फिर वही गर्मी हो जाती है। तो उस वजह से आपकी सेहत में परेशानियां आ सकती है। तो उसके बारे में बता सकते हैं। और देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल, ये आज खास दिन है, इसके बारे में बात होगी। और क्योंकि बुधवार का दिन है, तो हम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं। तो आज किसे हम याद करेंगे? आज हम बात करेंगे कसी नथुनी नागेश्वर राव पंतुलू जी के बारे में, इसके बारे में। और
बुधवार का दिन है तो व्यंजन की बात भी होगी। अरे मेरा फेवरेट जो सेगमेंट है उसके बारे में तुम कैसे भूल सकती हो? अरे भाई व्यंजन भी इतने सारे हम खा कर चुके हैं ना। बनाए हैं, मालूम, मैंने बनाए भी है, खाए भी है और खाते जा रहे हैं। अभी कम से कम एक हफ्ते भी और खाने वाले हैं। इसके बाद कुछ पाचक व्यंजन क्या होने चाहिए इसके बारे में हमारी सखियां लिखकर भेजें। कुछ पाचक अगर आपको बनाना है जो हल्का फुल्का भी हो, इतने दिनों तक पूरी कचौड़ी आपने खूब मजे से खाया है तो जरूर वो लिखकर भेजेंगे। तब तक हमें गाने जो इश्क फरमाया है वो बहुत सारी खाने पीने की चीजों से, त्योहारों से और जो हमारे मिलने आए थे उनसे फरमाया है। लेकिन चूंकि मौसम बदल रहा है इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम जब भी करवट लेता है ना आरती, ये हमसे एक दूसरे या फिर जब हम एक दूसरे से एक से दूसरे मौसम की तरफ बढ़ते हैं तब बीमारी में के चपेट में आने की ना सबसे ज्यादा संभावना होती है। और अभी जो हाल चल रहा है मौसम का, अरे गर्मी, रात में सर्दी, समझ ही नहीं आता क्या है, क्या मौसम चाह रहा है, कितने अगर मौसम ही क्यों कंफ्यूज हो रहा है इतना ज्यादा कि उसे पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि धूप निकली है कि बारिश हो। और इस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर को सही पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में जरूरी है कि हम ताजे फल खाएं या फिर प्रोटीन से भरपूर जो भी चीजें होती हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करें, या फिर हर्बल चाय, गर्म पानी, नियमित व्यायाम करें, वॉक करें, योगा करें और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज अगर कर सकें, इससे दिन की शुरुआत हो तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। और ठंड का मौसम ज्यादातर सभी को पसंद भी होता है और इस मौसम में मिलती हैं खुशनुमा हवाएं, सुहानी शामें और स्वादिष्ट जायके भी जो मुझे बहुत पसंद है। इन सब के साथ सावधानी बरतने से अगर आप चूक गए तो आता है इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, खांसी, गले की खराश, बुखार, फ्लू, निमोनिया, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो आपको खाने पीने से अच्छे पकवान से दूर कर देंगी। गले की खराश है पकवान से तो दूर कर ही देंगी, आपको कुछ मन ही नहीं करेगा खाने का कि हम क्या करें, ना कुछ करने को मन करेगा, ना खुश होने को मन करेगा, ना कुछ बाहर जाके शॉपिंग करने को मन करेगा। और आरती, जब शारीरिक समस्याओं से हम घिर जाते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और जब ये शुरुआती ठंड होती है ना, तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमजोर होती है उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है इस बात से, क्योंकि इस तरह के मौसम के जो बदलाव होते हैं इसमें किसी भी कोई टीके इनके नहीं होते हैं और कई बार तो कोई कारगर दवा भी हमें नहीं मिलती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ खट्टी खट्टी से फल खाने होते हैं, संतरे खा लीजिए, आप मौसम्बी खा लीजिए, सच में मुंह में पानी आता है, यानी कि विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी के लिए आप ये जो पालक वगैरह हैं या थोड़ी सी आप अगर कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में अगर आप हरी मिर्च का भी सेवन करेंगे ना तो भी आपको विटामिन सी आराम से मिल सकता है। बिल्कुल, विटामिन सी हम सबके लिए बहुत ही जरूरी तत्व होता है और हमारा शरीर खुद विटामिन सी नहीं बना सकता। बिल्कुल। और इसीलिए इसे लंबे समय तक सुरक्षित कर सकता है। विटामिन सी हमारे शरीर को सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए जब भी विटामिन सी की कमी होती है तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो जैसे तुमने बताया कि विटामिन सी से भरपूर जो भी चीजें होती हैं उन्हें अगर खाएंगे ना तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यही हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल। और चंचल, ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे सुबह सुबह नींबू निचोड़ के उसमें शिकंजी जैसी बना ली, चीनी कम डालिए, शहद डाल सकते हैं, स्वाद पे आ जाती है। देखिए, बिल्कुल, हम इसकी जगह पर शहद डाल सकते हैं। शहद डाल सकते हैं हम, तो शिकंजी बना के पी सकते हैं, या थोड़ा बहुत हल्का सा काला नमक डाल के नींबू को उसमें उस हिसाब से पी सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम विटामिन सी को ले सकते हैं। जरूरी नहीं हम कि गोलियां निकलें, तो लगता है बीमार है तभी गोलियां खा रहे हैं, तो आप आराम से घरेलू चीजों से आप अपने विटामिन सी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, इन चीजों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जब भी हम इन चीजों को खाते पीते हैं तो हमारा जो शरीर में आयरन है वो भी अच्छे से बन पाता है, हीमोग्लोबिन भी अच्छे से बनता है। और ऐसी चीजों का जब हम सेवन करते हैं तो विटामिन सी इनसे मिल जाता है। तो कुछ चीजें हैं जैसे संतरा, नींबू, ये तो तुमने बता ही दिया। इसके अलावा पपीता खा सकते हैं, कीवी है, आंवला है, जो भी मौसम शुरू हो चुका है आंवले का खूब मिलेगा। आंवले की तो क्या क्या चीजें नहीं बनती हैं, मुरब्बा, अचार, आप ऐसे भी आंवले को खा सकते हैं। बहुत आंवले का जूस कितना फायदेमंद होता है। और जैसे हमने कहा कि इतना सारा खाने के बाद कुछ पाचक अगर हमें चाहिए तो आंवले की कैंडी बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी तकलीफें देता है। नहीं तो कौन दर्द मांगता है, गीत नहीं मांग सकते हैं दर्द को। तो हमारे सुनने वाले भी इसमें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं
और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी गर्म कपड़े, रजाई, कंबल की सफाई कर लें, उन्हें सही से पैक कर लें ताकि वो सुरक्षित रहें। भाई बिल्कुल, रजाई कंबल जो है वो निकल चुके हैं और नहीं निकले हैं तो बहुत सारे लोग अब निकाल रहे हैं और उन्हें धूप दिखाकर, ताकि वो ओढ़ने के लिए काम आ सके। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो हमारे कहते हैं कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो अभी उनको निकलना है, तो वो ठंड से बचने के लिए जरूरी गर्म स्वेटर, शॉल और टोपी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं वो। हालांकि ठंड तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बेमौसमी बरसात के चलते वातावरण ठंडा जरूर हो गया है। बिल्कुल सही बात है, और ऐसे मौसम में ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है खुद का। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की दस्तक तो भाई हो रही है, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं ये पूर्वी समुद्री तट से आए तूफान की देन तो नहीं है। हमारे यहाँ तो सावन की रिमझिम जैसा मौसम कुछ बना हुआ है, और इसे ग्लोबल वार्मिंग के दौर में मौसमों की प्रति हमें ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। कब और कहाँ कैसे ये मौसम बदल जाएगा, इसका तो अब कोई भरोसा ही नहीं रहा। ये बात बिल्कुल सच बिल्कुल है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि प्रकृति के दरबार में पेड़ों के गिरते हुए पीले पत्ते, सुनहरी तपती अक्टूबर हीट के साथ शाम को बहने वाली शीतल वायु की लहरें सर्दियों की दस्तक देने लगे हैं। बरखा ऋतु थम जाती है और बहुतांश आकाश जो होता है वो साफ और नीला दिखाई देता है और चमकदार सितारों की चादर ओढ़ लेता है। ठंडी सुहानी सुबह उन्हीं कपड़ों की याद दिलाने लगती है और संपन्न शाक सब्जियां देखकर गृहिणी ठंडी के मौसम वाले व्यंजन बनाने की सोच लेती हैं। क्या बात है। पिकनिक त्योहार की याद से उत्साही सुहाना सर्दियों का मौसम मन में उतर जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कविता सी सुना दी हो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्दियों का मौसम ना हो गया, कोई एक इंसान ऐसा हो गया सामने से आ गया ना। और जैसे उन्होंने लिखा ना कि भाई सर्दियों में जो बहुत सारी चीजें आती हैं, उन्हें खाने पीने के मजा अलग होता है, तो इन दिनों संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब मौसम बदलता है, और खासतौर पर ठंड के मौसम में। मौसम के हिसाब से पहनावे में भी बदलाव जरूरी होता है। जब सर्दियां आती है ना तो अपने आप ही प्यास भी थोड़ी बहुत कम होने लगती है, इसलिए हो सकता है कि डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो जाएं कुछ लोग। तो इसलिए बार बार ध्यान रखकर पानी आप पी सकते हैं, कुछ फलों के जूस आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्यास नहीं लग रही तो आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप याद रखिए, बार बार पानी पीते रहिए। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि अपने मोबाइल पर या घड़ी पर अलार्म भी सेट कर लेते हैं, ताकि हर आधा घंटे बाद उन्हें वो अलार्म याद दिलाता रहता है कि उन्हें पानी पीना है। और कुछ मौसमी फल जैसे कि नींबू, संतरा, सिंघाड़ा, सीताफल, अनार, इनका सेवन कर सकते हैं। तो इनके जूस भी आप ले सकते हैं जो शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन भी इनसे मिल जाते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे खा सकते हैं, जैसे बादाम है और कुछ अच्छे सूखे मेवे हैं। दालें बहुत सारी आप इन दिनों में आती हैं अच्छी अच्छी, वो खाइए। पत्तेदार सब्जियां खाइए। ऐसे चीजें अगर आप संतुलित आहार में आप लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से, अपने खान पान से ही हमारी सुरक्षा हो जाती है। बिल्कुल। और मौसम के बदलाव के जो खराब प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना आवश्यक है। और इसके लिए आप अदरक, हल्दी, तुलसी, शहद को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इस मौसम की आम समस्याओं जैसे कि सर्दी खांसी, जैसे कि हमने कहा ही था पहले, इतनी सारी परेशानियां आने लगती हैं, तो उसके लिए आप गुनगुने पानी में शहद और नींबू को मिक्स करके, जैसे कि अभी बताया हमने, वो कितना अच्छा रहता है। पीने में भी इतना अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ दवाई सी पी रहे हैं या कुछ इस तरह से काढ़ा पी रहे हैं, है ना। कम से कम 2-3 आप ग्लास पी सकते हैं आराम से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शीतलहर चलने से पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड की चपेट में भी आ जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ती है तो सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े काफी नहीं होते हैं, बल्कि ठंड के असर से शरीर को बचाने के लिए खान पान में बदलाव भी जरूरी होता है, ताकि शरीर अंदर से गर्म रह सके और सर्दियों के गुनगुने मौसम का मजा लिया जा सके। इसी लिहाज से सर्दियों का मौसम मुफीद माना जाता है, लेकिन जरा सी लापरवाही सेहत के लिए भारी पड़ सकती है। तो और चिकित्सकों की माने तो सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, लेकिन भोजन भी जल्दी पच जाता है। तो ठंड बढ़ने से सांस की और जोड़ों की समस्याएं, गठिया की समस्या की जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो थोड़ा ख्याल रखें अपना। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी कि करवा की टोपी से जाड़ा निकलता है, और ये हमने कई बार महसूस भी किया है। और इस बार तो दिवाली भी बीते 10 दिन हो गए हैं, अभी से दिन में बहुत चिलचिलाती धूप निकल रही है। हाँ, अब रात को कुछ ठंड सी होने लगी है, पर इतना नहीं कि कुछ कि स्वेटर या शॉल ओढ़े जाएं। पर अब नवंबर शुरू हो रहा है तो गर्म कपड़े तो निकालने ही है वैसे भी। और जैसे हमने कहा ना कि जब शरीर पर समस्याएं बढ़ती है, यानी कि शारीरिक रोग जब बढ़ते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए आप थोड़ा समय निकालकर ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहेगा। इसके अलावा मन को शांत रखने के लिए या खुश रखने के लिए कुछ समय खुली हवा में घूमिए, खुद की देखभाल करने की आदत डालिए, और इस तरह से
कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये कोई कारगर इलाज नहीं है, ये सिर्फ नुस्खे हैं जो आपको एक थोड़े समय के लिए राहत दे सकते हैं। ये एक समझ लीजिए एक दिनचर्या है जो आपको स्वस्थ रख सकती है। लेकिन अगर कोई समस्या बहुत ज्यादा है तो जरूर चिकित्सकीय सलाह ले लेनी चाहिए। फिलहाल हमें गाना सुन लेते हैं। भी लिखे हैं यानी कि कितने सारे अफसाने लिखे हैं बताओ पहले। और इसी बारे में कि त्योहारों के बाद जब दिनचर्या में हम वापस लौट रहे हैं तब उन्हें कैसा लग रहा है। तो हमारे श्रोता का लिखना है कि त्योहार की लंबी छुट्टी के बाद काम की शुरुआत हम कर रहे हैं। कुछ लोग काम पर वापस आने पर सुस्ती महसूस कर सकते हैं। त्योहार की छुट्टियां जो अक्सर किसी विशेष घटना का जश्न होती हैं, किसी एक दिन के साथ वो समाप्त हो जाती हैं और लोग अपनी दिनचर्या और जिम्मेदारियों में ही वापस लौट आते हैं, जिससे काम के बाद सामान्य गतिविधि फिर से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि त्योहार की छुट्टी के बाद काम की शुरुआत, भाई काम तो हम त्योहार में भी करते थे, कर्म ही पूजा है और वो जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे के दृष्टिकोण से करते ही रहेंगे। फिर चाहे नौकरी पेशा हो या सेवानिवृत्त, अरे भाई किसी भी रूप में हो, सेवा मरते दम तक करते रहना ही हर एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सही कहा इन्होंने। बस ये कि त्योहार आते हैं ना वो थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। वो थोड़ा सा हमें एकदम जो हमारा पूरे समय हम काम करते रहते हैं ना उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है ना, तो हमें खुशी का जो अनुभव होता है वो दे जाते हैं बस। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि त्योहार की छुट्टी के बाद काम की शुरुआत जब हम करते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगती है। हम भी भाई दूज के निमंत्रण से अब फुर्सत पाकर दिवाली पर छोड़े गए कामों को पूरा करने के लिए आ गए हैं। आज बेटा अपने कॉलेज चला गया है, मन कुछ उदास हो गया है। वैसे 1 महीने बाद वो फिर से आ जाएगा, लेकिन कल से काम शुरू है तो घर में शादियां भी हैं, अब उनकी तैयारी भी करनी है। ये भी एक काम वही तो मैं कह रही हूँ। ये त्योहार जो है ना, जो भारतीय समाज है ना, त्योहार उसमें से कभी खत्म होते नहीं है ना। और जो ये सब चीजें होती है ना, उत्साह जो उत्सव की जो चीजें चलती हैं वो चलती रहती हैं लगातार, यानी कि हर दिन को हम एक उत्सव बना लेते हैं। बिल्कुल। अभी शादियां शुरू हो जाएंगी तो शादियों में लग जाएंगे लोग, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा जी। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि छुट्टियों से लौटकर काम को बोझ ना समझें, बल्कि इसे एक नई शुरुआत माने। खुद को याद दिलाएं कि त्योहार की ऊर्जा अब आपके काम को बेहतर बनाएगी। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी भी दें। सकारात्मक रवैया आपको आत्मविश्वासी और प्रेरित रखेगा। त्योहारों के बाद शरीर और दिमाग दोनों को संतुलित में लाना एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस है। धीरे धीरे रूटीन में लौटकर सही खान पान, नींद, योग और सकारात्मक सोच से आप न केवल काम के लिए तैयार होंगे बल्कि अंदर से ऊर्जावान और प्रेरित भी महसूस करेंगे। बिल्कुल। त्योहारों की छुट्टी के बाद काम की शुरुआत का मतलब है छुट्टी के बाद पहले दिन काम पर लौटना। त्योहार के बाद फिर से काम पर लौटने के बाद सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। ये जो मैं बता रही हूँ ये हमारी श्रोता का लिखी हुई बातें हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं कि ऐसा करने से आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और उत्पादकता में सुधार होगा। छुट्टी का आनंद लेने के बाद काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप काम पर वापस आने के बाद अपने आप को ज्यादा अधिक उत्पादक महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि त्योहार की इतनी लंबी छुट्टियों के बाद काम की शुरुआत करने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, धीरे धीरे सेटिंग हो जाती है, सब चीजें आपका पटरी पर आ जाती हैं। जॉब पर आए तो काम कर प्यारे, आराम छोड़ काम से प्यार कर प्यारे। बहुत सही कानून है, काम से प्यार करो। अब हो गया त्योहार, वो की छुट्टी। बिल्कुल। बहुत सारी दावतें उड़ा ली, बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, लुत्फ उठाकर अब हम वापस काम पर लौटे हैं, क्योंकि छुट्टियां और मौज मस्ती के दिन है। हमें ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ना हो। और थोड़ा सा जब ये उतार चढ़ाव आता है तो थोड़ी सी निराशा भी मन में आती है। लेकिन त्योहार के लंबे अंतराल के बाद जब सामान्य जीवन में हम वापसी कर लेते हैं तो त्योहारों के बाद की जो उदासी है हम सबके लिए एक आम सी बात होती है। बिल्कुल। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। गीत सुनने नहीं, एक अंतराल का इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद फिर से हम आ गए हैं। बिल्कुल, आपका फिर से स्वागत है। और चंचल, त्योहार खुशी और ऊर्जा की भावना और सामाजिक मेलजोल में तेजी लाते हैं, क्योंकि त्योहार जब होते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं और हम अपने नियमित रूटीन से कुछ अलग कर पाते हैं। और त्योहारों के बाद जब अपनी दिनचर्या और रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं तो सब कुछ बहुत ही कम रोमांचक लगता है। अत्यधिक उत्तेजक माहौल से अचानक सामान्य माहौल में आ जाने से हम उदास और थोड़ा सा निराश महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब कुछ है ही नहीं देखने के लिए। लेकिन ये गीत तो है ना, हम गीत तो सुन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सुन सकते हैं। आरती, ये जो त्योहार का माहौल होता है इसमें
जो मेल मिलाप होता है, इस दौरान बहुत सारी ऊर्जा हमें मिलती है अपने अपनों से, और भावनात्मक लेन देन भी होता है। कई बार ये चीज़ें थका देने वाली भी होती है क्योंकि काम बहुत सारा होता है, लेकिन ये जो थकान है ना त्योहारों वाली, ये भी बड़ी आनंददायक लगती है, इसमें बड़ा मज़ा होता है। त्योहारों के बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ सामाजिक मेल जोल भी शामिल होता है। लेकिन आखिरकार जब हम अपनी दिनचर्या में वापस लौटते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम होते हैं और हमारे साथ होती है हमारी कामकाजी दिनचर्या। बिल्कुल। और देखो ये त्योहार जो होते हैं ना, वो पूरी हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बनाए रखते हैं ना। जो हमारी परंपराएं हैं चली आ रही हैं, वो त्योहारों के माध्यम से हम उसको बनाए रखते हैं, जो क्योंकि वो आगे की पीढ़ी में जाती हैं, इस तरह से वो चलती रहती हैं। और त्योहार हमारी दिनचर्या को कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त जरूर कर देते हैं, और सामान्य जीवन में वापस लौटना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, खासकर जब जो छुट्टियां हैं वो लंबी चलें और हमारी रोजमर्रा के तनावों से अस्थायी राहत भी हमें मिलती है इन त्योहारों की वजह से, और हमें सुकून मिलता है। पहले जैसी जिंदगी में वापस लौटना थोड़ा सा मुश्किल उस समय हो बिल्कुल लगता है। और लेकिन ये हमें समझना है आरती कि त्योहारों के बाद की जो उदासी है उससे सामान्य होना बेहद आम सी बात है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस एहसास को एक स्वाभाविक बदलाव की तरह लेते हैं, और क्योंकि हमें पता है ये चीज़ अस्थायी नहीं है, थोड़े दिन में हम वापस उस रूटीन में लौट आएंगे। लेकिन इस बदलाव से बहुत बेहतर तरीके से निपटने के लिए नकारात्मक भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो अच्छी यादें हैं उनको हम संजोकर जाती हैं, इस तरह से वो चलती रहती हैं। और त्योहार हमारी दिनचर्या को कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त जरूर कर देते हैं, और सामान्य जीवन में वापस लौटना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, खासकर जब जो छुट्टियां हैं वो लंबी चलें और हमारी रोजमर्रा के तनावों से अस्थायी राहत भी हमें मिलती है इन त्योहारों की वजह से, और हमें सुकून मिलता है। पहले जैसी जिंदगी में वापस लौटना थोड़ा सा मुश्किल उस समय हो बिल्कुल लगता है। और लेकिन ये हमें समझना है आरती कि त्योहारों के बाद की जो उदासी है उससे सामान्य होना बेहद आम सी बात है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस एहसास को एक स्वाभाविक बदलाव की तरह लेते हैं, और क्योंकि हमें पता है ये चीज़ अस्थायी नहीं है, थोड़े दिन में हम वापस उस रूटीन में लौट आएंगे। लेकिन इस बदलाव से बहुत बेहतर तरीके से निपटने के लिए नकारात्मक भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो अच्छी यादें हैं उनको हम संजोकर अपने पास रख लें और उन अच्छे अच्छे पलों पर विचार करें और खुशियों से हम हमेशा भरपूर रहें। बिल्कुल। जैसे कि बच्चे होते हैं, उनको रहता है ना कि अरे दिवाली निकल गई, अब क्या करें यार, ये दिवाली इतनी जल्दी क्यों निकल गई। तो ये रहता है ना, उनको फिर धीरे धीरे समझाना कि अब हम आपको स्कूल खुलेंगे, आप खेलना है। तो ये चीजें है ना, वापस अपनी दिनचर्या में लौटने सिर्फ छोटे ही नहीं, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं, लेते रहते हैं, अपने पास रख लें और उन अच्छे अच्छे पलों पर विचार करें और खुशियों से हम हमेशा भरपूर रहें। बिल्कुल। जैसे कि बच्चे होते हैं, उनको रहता है ना कि अरे दिवाली निकल गई, अब क्या करें यार, ये दिवाली इतनी जल्दी क्यों निकल गई। तो ये रहता है ना, उनको फिर धीरे धीरे समझाना कि अब हम आपको स्कूल खुलेंगे, आप खेलना है। तो ये चीजें है ना, वापस अपनी दिनचर्या में लौटने सिर्फ छोटे ही नहीं, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो दूसरों के अपडेट देखकर वो बहुत सारी तुलना करने लगते हैं, और कई बार उनके अपडेट देखकर कि भाई वो तो अभी तक छुट्टियों पर ही है और हम वापस लौट आए, और इस तरह से वो कई बार अकेलेपन की भावना को खुद ही बढ़ावा दे देते हैं। तो इस तरह से दूसरों की चीजों को देखकर खुद में नकारात्मक भावना बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। बिल्कुल। और हम अपने आनंद में जो भी हमें इतनी खुशी के जो हमारे अनुभव रहे हैं उस पर हम उनको सोचें, उनके बारे में बात करें, उनको याद करें और सोचें कि हमारे त्योहार और इस दौरान अपनों के बीच में समय बिताना कितना खास रहा, कितनी अच्छी अच्छी यादें हमने बटोरी अपने लिए। ये बात किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोशिश करिए कि लंबे ब्रेक के बाद अगले ही दिन अपनी दिनचर्या में ना लग जाएं, बल्कि शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें जो आपको सामान्य होने में आपको मदद करेंगी। और अगर हम एक साथ बहुत जरूरत से ज्यादा काम करने लगेंगे तो हो सकता है कि हमारा तनाव बढ़ जाए, क्योंकि हम अभी छुट्टी के माहौल से लौटे हैं। तो इसलिए अपना आराम भी जरूरी है, अपनी आत्म देखभाल जरूरी है, क्योंकि हमने लंबी छुट्टियां बिताई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमें बहुत ज्यादा खुद को थका देना है। तो अपना ख्याल रखते हुए नियमित दिनचर्या में धीरे धीरे हमें लौटना है। और हम गीत भी तो सुनने वाली दिनचर्या हमारी होती है चंचल जी की नहीं? चलिए गीत सुनते हैं और सुनवाते हैं। हाँ, तो अब चंचल, एक चीज मैं पहले अपना अगला विषय लेने से पहले एक श्रोता है उनका कमेंट पढ़ना चाहूंगी कि वो लिखते हैं कि त्योहार के तरह तरह के व्यंजन का आनंद लेने के बाद बस अब एक महीने तक कुछ और मीठा खाने की हसरत नहीं है, अब बस सादी रोटी सब्जी मिल जाए इतने तक गए। तो कई बार ऐसा लगता है और कि अब कुछ पाचक सी चीज़ खा ली जाए। तो हम यही अपने श्रोताओं से भी कह रहे हैं कि कुछ पाचक व्यंजन हमें लिखकर भेजें वो। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं जो बुधवार का विषय होता है, ज़रा याद करो कुर्बानी के सेगमेंट में हम याद करते हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को जिनकी बदौलत हम आज आज़ाद हिंद में सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल।
तो आज जिस स्वतंत्रता सेनानी की हम बात करने वाले हैं ये हैं काशी नाथुनी नागेश्वर राव पुंतुल। और इनका जन्म हुआ था 1 मई 1866 को और आंध्र के कृष्णा जिले के पमारू मंडल के इलाकुरु गांव में बुचैया और श्यामलंबा के घर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक स्थान और बाद में मछलीपट्टनम में प्राप्त करी। उन्होंने 1891 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहां पे महान शिक्षाविद डॉक्टर रेव मिलर के मार्गदर्शन में रहे, जिनकी योग्यता, उच्च आदर्शों और कठोर अनुशासन ने इन्हें दक्षिण का एक प्रमुख संस्थान बना दिया था। और विवेकवर्धिनी पत्रिका में कंदुकरी वीरेश लिंगम ने लेखों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। मद्रास में कुछ समय तक व्यापार करने के बाद वो कुछ समय के लिए कलकत्ता में एक औषधालय में काम करने के लिए चले गए थे। बाद में वे एक कार्यालय में काम करने के लिए बम्बई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है। लेकिन वे वहां टिक नहीं पाए बहुत ज़्यादा दिन तक। वे अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। और ये वो समय था जब देश के एक ऐसे सक्षम और निडर व्यक्ति की उसे आवश्यकता थी जो न केवल राष्ट्र की विरासत को प्रतिबिंबित कर सके बल्कि दिन प्रतिदिन के राजनीतिक रुझानों की व्याख्या भी कर सके। बिल्कुल। और वो 1907 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावी प्रचार के लिए एक तेलुगु भाषा की पत्रिका की आवश्यकता को पहचाना और 1909 में मुंबई में एक साप्ताहिक आंध्र पत्रिका की स्थापना की। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने नमक सत्याग्रह, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक और यादगार जो दौर था उसमें भाग लिया था। आंध्र प्रदेश में गांधी जी के कार्यक्रम को मूर्त रूप देने और नमक सत्याग्रह के महाकाव्य को अभूतपूर्व सफलता दिलाने वाले अग्रणी नेताओं में श्री नागेश्वर राव भी शामिल थे। इस वीर स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त के सम्मान में जो हमारे देश की डाक व्यवस्था है, उन्होंने एक टिकट भी जारी किया और ये उनके सम्मान में था। 1931 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 6 महीने के लिए वो जेल भी गए और जेल में रहते हुए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर व्याख्यान भी लिखा। उन्होंने बताया कि भगवत गीता किसी धर्म से संबंध नहीं रखती बल्कि संपूर्ण मानवता से यह संबंधित है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक ज्ञान और समृद्धि के लिए योग का ग्रंथ है। बिल्कुल। और वो विभिन्न कार्यों और जरूरतमंदों के लिए धन दान करते थे, उनकी मदद करते थे। उनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनकी उदारता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें विश्वदाता की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने भाषा, साहित्य और विज्ञान पर विभिन्न ग्रंथों का प्रकाशन किया और विज्ञान और साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बसव पुराणमु, पंडिताराध्य चरित्र, जीर्ण विजयनगर चरित्र, तंजौर, आंध्र रायकुल चरित्र जैसे विभिन्न प्राचीन ग्रंथ और मालापल्ली, महात्मा गांधी आत्मकथा जैसे बहुत सारे आधुनिक ग्रंथ प्रकाशित किए। अपने साहित्यिक ज्ञान को उन्होंने देश के सभी राज्य प्रांतों में एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने और भाषा की वजह से दूरी को कम करने में लगाया, जिससे सबको एक लक्ष्य की प्रति अपने देश को ब्रिटिश राज से मुक्त करने के लिए एकजुट किया जा सके और स्वतंत्रता की लड़ाई को पूरे भारत में फैलाया जा सके। और फिर अंततः 11 अप्रैल 1938 के दिन वो इस संसार को अलविदा कहकर चले गए। जी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक गीत। आरती, कुछ बहुत अच्छे जो व्यंजन की रेसिपीज हैं वो हमारे पास आ रही हैं। इसमें आपके पास अभी कौन सी अच्छी रेसिपी है जिसे अभी हम बताएं? अभी तो मुझे जो मिली है, एक श्रोता ने भेजी है कि भीगे चने को काली मिर्च, जीरा, अदरक, हरी मिर्च के से आप पीस लें सब चीजों को। अब इसमें नमक हल्दी मिलाकर ग्रीस किए हुए बर्तन में रखकर स्टीम में पका लें। ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लीजिए। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालें और इसी से कुरकुरे सुनहरा जो शैलो फ्राई होता है उसे आप कर सकते हैं। और दही के रायते के साथ या चटनी के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। आप इसे बिना तले भी तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर ग्रेवी में डालकर सब्जी भी बना सकते हैं। हमारे घर में इसे बफौरी या भाप में पका हुआ बोला जाता है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भाप में पका हुआ ही काफी है, क्योंकि बहुत तली भुनी और तीखी चीजें हो चुकी। और इसी तरह से एक बड़ी अच्छी रेसिपी है जो हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी है, जो है चटपटे पुदीना आलू। इसकी सामग्री है 2 कप फ्रेश पुदीना की पत्तियां, आधा कप हरी धनिया की पत्ती, 4 उबले हुए आलू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च या स्वाद के अनुसार कम ज्यादा आप कर सकते हैं कोई भी सामग्री को, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 कप गाढ़ा दही, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और रिफाइंड ऑयल लेना है 2 बड़े चम्मच। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पुदीना आलू बनाने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठी कर लें। फिर आलू को कुकर में उबालकर एक मिक्सर
के ग्राइंडर जार में डालकर पुदीने की पत्तियों को धोकर थोड़ी सी डंडियाँ डालकर अदरक, हरी मिर्च डालकर महीन पीस लें। उबले हुए आलू को बड़े चौकोर टुकड़ों में काट लें और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दें। रिफाइंड ऑयल डालकर इसमें गरम गरम जीरा चटकाएं। अब जब जीरा चटक जाए तो उबले हुए आलू, कटे हुए आलू डालकर थोड़ा सा कुचलते हुए लाल लाल आलू को होने तक भून लें और जब लाल लाल भून जाए तो इसमें पिसा हुआ पुदीना, धनिया डाल दें। आधा जो चौथाई कप दही है वो भी डाल दें। हल्दी, धनिया, मिर्च सब डाल दें और थोड़ी देर इसको भूनने के बाद जब ये खूब भुना भुना सा हो जाए तो इसे सर्विंग बाउल में निकाल कर रोटी पराठे के साथ इसे सर्व करें। और अब एक मीठा मीठा सा गाना सर्व करते हैं। हाँ, तो चंचल, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस उन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है जो देखभाल का काम करने वाले लोगों ने प्राप्त की हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस मजबूत समुदायों के निर्माण में सहानुभूति, एकजुटता और देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए है। देखभाल के कार्य की पहचान और उन कार्यकर्ताओं को समाज और अर्थव्यवस्था में आवश्यक योगदान के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भी इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है आरती। और जो लोग बच्चों की देखभाल या किसी बुजुर्ग की देखभाल करते हैं, ये दिन खास तौर पर उनके समर्थन के बारे में है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग जी रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इन लोगों की देखभाल के लिए भी हमें लोगों की जरूरत पड़ती है और ये जो काम है मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनकी देखभाल करने वालों की प्राथमिकता इन्हें हमें देनी होगी। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र ने 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस घोषित किया है। ये दिन देखभाल प्रणालियों पर गौर करने और देखभाल करने वालों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक। देखभाल अर्थव्यवस्था और देखभाल अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन है। और ध्यान कीजिए कि कोविड-19 जब हुआ था, इनकी जो महामारी जब आई थी, तो उस समय देखभाल और समर्थन के महत्व को बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि ये महामारी के दौरान देखभालकर्ता की भूमिका जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। और 29 अक्टूबर 2023 को उस महामारी के दौरान देखभालकर्ताओं के योगदानों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल दिवस, समर्थन दिवस घोषित किया था, ताकि देखभालकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका जो है उसे सम्मान मिल सके। बिल्कुल। और इस दिन के आयोजन का उद्देश्य है देखभाल अर्थव्यवस्था में अधिक गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करना और वेतनभोगी देखभालकर्ताओं और घरेलू कामगारों के वेतन में वृद्धि करना, महिलाओं के काम और अधिकार और उनके लिए सम्मानपूर्वक वेतन को और समान वेतन को बढ़ावा देना। और चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी।